क्लास 12th। कल हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था, दो ध्रुवीयता का अंत। कल आपको सोवियत प्रणाली क्या थी ये बताया गया था। मुझे लगता है थोड़ा सा आज एक कोइंसिडेंस भी है। आज मे डे है कार्ल मार्क्स का, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी साम्यवादी विचारधारा के प्रतिपादक थे। उनका आज बर्थडे भी है। तो एक बार थोड़ा सा, चूँकि ये सोवियत व्यवस्था का विघटन और उसकी कमियां समझने के लिए सोवियत सिस्टम आपको समझना होगा, थोड़ा सा मार्क्सवादी विचारधारा को देखना होगा। तो उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। साम्यवादी विचारधारा, जैसा मार्क्स ने कहा है, ये स्क्रीन पे रेखा चित्र बनाया है। साम्यवादी विचारधारा के अनुसार जो मार्क्स पाते हैं कि समाज दो वर्गों में विभाजित है, डिवाइडेड है। कौन से वर्ग हैं वो? उन्होंने उसको नाम दिया है हैव्स एंड हैव्स नॉट। हिंदी में एक वो वर्ग पूंजीवादी वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। हैव्स जो है या पूंजीवादी वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग, वो वह वर्ग है जिसके हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं, जिसका ज़मीन, फैक्ट्री इत्यादि पर स्वामित्व होता है। और दूसरा है उत्पादन के साधनों से वंचित वर्ग, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा गया, या हैव्स नॉट। इसमें मजदूर आ जाएंगे, खेतीहर किसान आ जाएंगे, जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं। तो मार्क्स के हिसाब से समाज हमेशा, आज तक का समाज हमेशा दो वर्गों में विभाजित रहा है। एक जो उत्पादन के साधन के स्वामी हैं, और दूसरा जो इन उत्पादन के साधनों से वंचित रहे। रिजल्ट क्या होता है? जो उत्पादन के साधनों के स्वामी है, मतलब हैव्स, वो उत्पादन से जो होने वाला लाभ है, एक तो होता है जो उनके यहाँ जिन मजदूरों ने काम किया, जिन किसानों ने खेती में काम किया, उनको उतना उनका पारिश्रमिक दे दिया गया, जिसे हम लोग वेतन के नाम से जानते हैं। उस वेतन को देने के बाद जो अतिरिक्त लाभ है, जिसे मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य कहा, सरप्लस वैल्यू, वो जो अतिरिक्त लाभ है वो किसके पास जमा होता है? वो चला जाता है सीधे इसी हैव्स के पास, या जो उत्पादन के साधनों का स्वामी है। तो यही जो अतिरिक्त मूल्य है, यही समाज में एक डिवीज़न पैदा करता है, विभाजन पैदा करता है धनी और निर्धन का। समाज दो धड़ों में बढ़ जाता है, जो स्पष्ट दिखाई देता है। एक बहुत ही कम संख्या का छोटा तबका जो पूंजीवादी वर्ग है, जिसके पास अकूत संपदा होती है, और दूसरा एक बहुत बड़े संख्या का तबका वर्ग जो निर्धन है, जो इन उत्पादन के साधनों से और पूंजी से वंचित होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? समाज के धनी व निर्धन में बंटने से क्या होता है? एक एक्सप्लॉइटेटिव सोसाइटी पैदा हो जाती है, एक शोषण युक्त समाज होता है, जिसमें जो धनी है वो निर्धन का शोषण करता है। अब इस शोषण युक्त समाज को बदलने के लिए मार्क्स ने क्या चेंज करने के लिए क्या उपाय दिया? वो था रिवॉल्यूशन या क्रांति, कि बलपूर्वक या उत्पादन के जो साधन हैं, मतलब ज़मीनें, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, उस पर राज्य का कंट्रोल हो, और उस राज्य पर किसका कंट्रोल हो? सर्वहारा वर्ग का। सर्वहारा वर्ग जो किसके नेतृत्व में कार्य करेगा? साम्यवादी दल के। तो शोषण युक्त समाज बदलने के लिए जो राज्य है उसे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करना होगा, और उन उत्पादन के साधनों को समाज के सभी लोगों में उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बांटना होगा, वितरित करना होगा। राज्य ये काम कब करेगा? राज्य ये काम तब करेगा जब राज्य पर सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण होगा। और ये सर्वहारा वर्ग, जैसा कि व्लादिमीर लेनिन ने कहा, एक साम्यवादी दल, संगठित साम्यवादी दल के नेतृत्व में काम करेगा। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर जो व्लादिमीर लेनिन थे, उनकी और उनकी जो साम्यवादी पार्टी थी, उन्होंने इसी विचारधारा से प्रेरित होकर 1917 में रूस में, जो एक कृषि प्रधान उस वक्त था देश, रूस में वहाँ के जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय, उनको सत्ता से हटा दिया और राज्य पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। और वहाँ पे किसका शासन हो गया? साम्यवादी दल का।
एक चीज़ और ध्यान में आपको रखनी है कि प्रथम विश्व युद्ध उस वक्त चल रहा था, तो वह देश जहाँ पे रूस की सेना गई थी और वहाँ पे विजयी हुई, वहाँ भी रूस के अनुरूप ही साम्यवादी शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया। और बाद में दिसंबर 1922 में एक संधि के परिणाम स्वरूप इन देशों ने आपस में एक नए संघ का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा गया, सोवियत संघ या यूएसएसआर। दिसंबर 1922 में से 3 देश शामिल थे, बेलारूस, रूस और यूक्रेन। और बाद में धीरे धीरे इसमें अन्य गणराज्य जुड़ते चले गए और टोटल ये 15 देश थे। ये जो मानचित्र है, इसमें जो अंडरलाइन देश हैं ये सोवियत संघ में शामिल थे। एक इसमें करेक्ट कर लीजिएगा, पोलैंड गलती से अंडरलाइन हो गया है। पोलैंड सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था, वो उसके साम्यवादी शासन से प्रभावित देश था, वारसा संधि का हिस्सा था। तो उसे हटाकर ये बाकी जो देश हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश जो है बाल्टिक देश कहे जाते थे, ये सोवियत संघ का हिस्सा बने। बेलारूस, यूक्रेन और मोल्दोवा, ये फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये देश जो है ये यूरोप के, पूर्वी यूरोप के वो हिस्से थे जो सोवियत संघ में शामिल हुए। और एशिया से अज़रबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये मध्य एशिया के देश थे। तो इन्हीं देशों को, 15 देशों को, और ये रूस है, तो इन 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ। इसके अलावा ये जो 6 देश आपको दिख रहे हैं, उस वक्त चेकोस्लोवाकिया देश था, जिसमें चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ये एक ही देश थे, जिनका बाद में डिवीज़न हो गया। तो पोलैंड, ईस्ट जर्मनी का पूर्वी हिस्सा, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया, ये वारसा संधि के देश थे जो सोवियत संघ के सोवियत गुट में शामिल थे। सोवियत शासन प्रणाली को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये हिंदी में नहीं लिखा है, हम बता दे रहे हैं हिंदी में। सोवियत शासन प्रणाली मोटे तौर पर जो सोवियत संघ का हेड था वो चेयरमैन होता था, किसका, प्रेसिडियम ऑफ द सुप्रीम सोवियत। एक संस्था बनाई गई थी प्रेसिडियम ऑफ द सुप्रीम सोवियत, उसके जो चेयरमैन होते थे वही ऑफिशियली यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कहलाते थे, उनको कहा जाता था। और जो वास्तविक सत्ता थी वो किसके हाथ में थी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। पूरे सोवियत संघ की एक सोवियत यूनियन थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके जो महासचिव होते थे उन्हीं के पास वास्तविक सत्ता होती थी। सारे डिसीजन पावर ये जनरल सेक्रेटरी के पास होती थी। तो ये यूएसएसआर के हेड थे, जो एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ करते थे, होल्डर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। अभी आप आगे चल के जब पढ़ेंगे, इसे मार्च 1990 में एक प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की गई यूएसएसआर के, और वो हुए मिखाइल गोर्बाचोव। और ये पोस्ट जो है बहुत ही जल्दी 25 दिसंबर 1991 को एबॉलिश भी हो गई, मतलब ख़त्म कर दी गई, क्योंकि सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। तो ये एक मोटे तौर पे सारा जो शीत युद्ध के दौरान जो शासन व्यवस्था थी यूएसएसआर की, तो वो चेयरमैन ऑफ द प्रेसिडियम ऑफ सुप्रीम सोवियत और जो जनरल सेक्रेटरी थे साम्यवादी दल के, उनके हाथों में थी। वापस चले आते हैं। अब मोटे तौर पे जो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, मुझे लगता है अब आपको समझ में आएगा। सोवियत प्रणाली की विशेषता, पहला था बोल्शेविक क्रांति के पश्चात ये अस्तित्व में आई थी। ये एक तरह से एकदम अलग व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था पहले किसी देश में नहीं हुई थी, इसीलिए इसे दूसरी दुनिया भी कहा गया था। साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। साम्यवादी विचारधारा क्या है ये आप देख चुके हैं।
पूंजीवादी व निजी संपत्ति का विरोध करती थी। ये पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति का विरोध करती थी क्योंकि ये समाज में असमानता लाती है। अगली चीज़, राज्य व्यवस्था एक दलीय तानाशाही की थी। इस एक दलीय तानाशाही, और वो दल कौन सा था? साम्यवादी दल। इसके अलावा किसी अन्य दल को संगठित होने की या शासन में प्रतिभाग करने की, चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। अगला, अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित थी। जो भी जितने भी उत्पादन के साधन थे उस पे वो राज्य के स्वामित्व में थे। उत्पादन योजनाबद्ध होता था। इसका क्या मतलब है कि जो भी क्या प्रोडक्शन होना है, कितनी मात्रा में होना है, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब राज्य डिसाइड करता था। और जो उससे होने वाला प्रॉफिट था वो भी राज्य के कब्जे में आता था और हर व्यक्ति को उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वितरित किया जाता था। तो इसका परिणाम क्या हुआ था कि जो सोवियत व्यवस्था है वहाँ बहुत ज़्यादा धनी निर्धन की विषमता नहीं थी। इस व्यवस्था की जो उपलब्धियाँ हुई उसे हम लोग कल पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। सोवियत प्रणाली की क्या उपलब्धियाँ थी? पहली, एक विकसित अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव। ये क्या था? जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई है उस वक्त रूस अपेक्षाकृत एक पिछड़ा और किसान कृषि प्रधान देश था और इतना उसका विकास इस तरीके से हुआ कि आप देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, मतलब प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध जो 20 वर्षों का काल है उसमें जो है ये एक विकसित अर्थ महाशक्ति के रूप में उभर आया जिसकी तुलना में अमेरिका के अलावा अन्य कोई शक्ति नहीं थी। तो ये बहुत ही एक चमत्कारिक जो है अचीवमेंट उपलब्धि थी सोवियत संघ की। दूसरा, उन्नत संचार प्रणाली का विकास, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना और बाकी परमाणु आविष्कार, नए नए शस्त्रों, तो जो संचार प्रणाली थी वो सोवियत संघ ने बहुत अच्छे से बहुत ही उन्नति प्रगतिशील संचार प्रणाली विकसित की थी जिससे सूचना का आदान प्रदान हो सकता था। तीसरा, विशाल ऊर्जा संसाधन का विकास, जो ऊर्जा के संसाधन होते हैं जो हर प्रकार की मशीन, चाहे वो सेना की हो या उद्योगों की चलाने के लिए आवश्यक है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, उन सब की खोज करना, उनका दोहन करना और उपयोग करना, ये इस क्षेत्र में सोवियत संघ बहुत अग्रणी हुआ। फिर उन्नत परिवहन व्यवस्था का, आपने देखा कि यूरोप से लेकर एशिया तक सोवियत संघ का विस्तार है। एक महाशक्ति के रूप में कहीं भी सेना को किसी भी अल्प समय में कहीं भी पहुंचाना है या अर्थव्यवस्था का संचालन है, एक अच्छी परिवहन व्यवस्था, आवागमन का साधन जरूरी होता है और सोवियत संघ ने उसे डेवलप किया। घरेलू उपभोक्ता उद्योगों का विकास, एक बंद इकोनॉमी थी चूँकि शीत युद्ध के दौरान और साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण जो साम्यवादी व्यवस्था से इतर देश थे, जो उससे अलग देश व्यवस्था वाले देश थे, उनसे व्यापार लगभग नहीं के बराबर था। तो ऐसी अवस्था में जो सोवियत संघ था वो अपने ही इंडस्ट्रीज़ पर निर्भर था अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, और इसके चलते जैसा आपने कल पढ़ा था कि पिन से लेकर कार तक हर चीज़ का उत्पादन स्वयं घरेलू का मतलब अपने ही देश में सोवियत संघ में ही होता था। छठा, एक सुनिश्चित न्यूनतम जीवन स्तर, जनता को एक बुनियादी जीवन उपलब्ध कराने में यह व्यवस्था सफल रही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास इत्यादि जो ज़रूरी चीज़ें हैं एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, वो सोवियत व्यवस्था ने अपने नागरिकों को उपलब्ध कराया था और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। ये नहीं कहा जा सकता था कि किसी के पास काम करने को नहीं है या वो बेरोजगार है। अगला 8, निजी संपत्ति व आर्थिक विषमता नहीं थी क्योंकि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था और हर व्यक्ति को उसकी बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब से ही वितरण होता था। किसी के पास इतना धन इकट्ठा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा धनी हो सके या निजी संपत्ति जमा कर सके।
इसके बावजूद कुछ ऐसी कमियां थीं जिसके कारण हम देखते हैं कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी सोवियत संघ 1990 में आकर विघटित हो गया। क्या कमियां थीं जो आपको उसके विघटन को समझने में मदद करेंगी? पहला, लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव। आपने देखा कि सोवियत संघ में साम्यवादी दल की तानाशाही थी, तो वहाँ लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। लोकतंत्र नहीं थी मतलब पहली चीज़, किसी भी विपक्षी दल को साम्यवादी दल के अलावा अन्य किसी दल को वहाँ संगठित होने या चुनाव लड़ने, शासन में आने की अनुमति नहीं थी। दूसरी चीज़, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। कोई भी अपने विचारों को एकदम स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर सकता था, यद्यपि वो सरकार के विरोध में हो। सरकार का, शासन की नीतियों का खुले तौर पर विरोध नहीं किया जा सकता था। दूसरा, नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण। इसका क्या अर्थ है? जो राज्य है, राज्य की सत्ता है, वो प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही। तो चूँकि राज्य का नियंत्रण बहुत अधिक था, चाहे वो सैनिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, उस राज्य की तानाशाही थी और राज्य के माध्यम से जो कार्य करने वाले ये नौकरशाही थी, जो अधिकारी और कर्मचारी वर्ग था, इसका आम जनता के जीवन पर नियंत्रण बहुत अधिक था। अगला, एक दलीय तानाशाही। ये आप पढ़ चुके हैं कि सिर्फ साम्यवादी दल ही सत्ता में आ सकता था, अन्य किसी को साम्यवादी दल के अलावा किसी अल्टरनेटिव पार्टी को ये अनुमति नहीं थी कि वो बन सके और चुनावों में हिस्सा ले सके। शासन की जवाबदेही नहीं थी, जैसा आप पिछले साल पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था या बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पे संसद या जनप्रतिनिधि या जो वहाँ का मीडिया है, वो सब शासन से सवाल कर सकते हैं, अधिकारपूर्वक सवाल पूछ सकते हैं और शासन उन सवालों का जवाब देने को, उन प्रश्नों का उत्तर देने को बाध्य होता है। लेकिन साम्यवादी शासन में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे शासन जवाब देने को बाध्य, पहले अव्वल तो प्रश्न पूछने का ही अधिकार नहीं था और उस पर आंसर करने को शासन बाध्य नहीं था कि वो किसी नीति की उसकी औचित्य बताए या उसकी आलोचना देखे, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं था। पांचवा, सोवियत संघ में रूस का प्रभाव अत्यधिक था। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी आपको मैप में हमने दिखाया कि रूस के अलावा वहाँ पर यूरोप और एशिया के अन्य गणराज्य भी सोवियत संघ में शामिल थे, लेकिन उसमें रूस का दबदबा काफ़ी अधिक था, जो अन्य देशों की जो राष्ट्रवाद है उसे प्रभावित करता था। छठा, हथियारों की होड़ से अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव था। हथियारों की होड़ से अर्थव्यवस्था पर दबाव का क्या? हथियारों की होड़ क्यों हुई? शीत युद्ध के दौरान जो पहली महाशक्ति थी, अमेरिकी गुट या पूंजीवादी गुट था, उसके शक्ति के बराबर संतुलित बनाए रखने के लिए सोवियत संघ को हथियारों की होड़ में नित नए हथियारों का आविष्कार करना पड़ा, जिसमें परमाणु हथियार, प्रक्षेपास्त्र व अन्य तरीके के जो लड़ने की तकनीक है उसको शोध में, उसके निर्माण में काफ़ी संसाधन लगाना पड़ा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रेशर बढ़ गया। सातवां, प्रौद्योगिकी विकास में प्रथम विश्व से पिछड़ना। चूँकि बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज्ड इकोनॉमी जिसे कहते हैं, जो पूंजीवादी देश में जो नए नए शोध हुए, नई नई प्रौद्योगिकी आई परिवहन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, उसमें कोई व्यापारिक संबंध या मेल मिलाप न होने के कारण वो प्रौद्योगिकी जो है वो सोवियत संघ में नहीं आ पाई और उसका अपना शोध जो है वो पश्चिमी देशों से पिछड़ गया था। तो प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में सोवियत संघ धीरे धीरे पीछे होता गया प्रथम विश्व की तुलना में। आठवां, घरेलू उद्योगों की उत्पादकता में लगातार गिरावट। उत्पादकता का मतलब
कि जो उद्योगों में कितना प्रोडक्शन, कितना माल उत्पादित हो रहा है। चूँकि संसाधनों की, हथियारों की होड़ से, प्रौद्योगिकी विकास में कमी से जो लगातार अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही थी, और इसके कारण जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी या उनमें जो प्रोडक्टिविटी थी वो लगातार कम होती गई। एक तो उनकी गुणवत्ता नहीं सुधरी और क्वालिटी नहीं सुधरी, और जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी कम होता गया। नवा, सभी नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया कराने का अर्थव्यवस्था पर दबाव। आपने अभी देखा कि सोवियत संघ प्रणाली में राज्य जो है वो सभी नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने की गारंटी देता है। तो इस एक तरफ हथियारों की होड़ और दूसरी तरफ उत्पादकता में लगातार गिरावट, प्रौद्योगिकी में पिछड़ना, और उसके बाद जो नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने का जो दबाव था अर्थव्यवस्था पर, वो काफ़ी अधिक हो गया। और इन्हीं सब का जो कल्मिनेशन हुआ, उससे अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था चरमरा गई और जो है अंत में विघटित हो गई। आज का जो आप लोगों का प्रश्न है वो ये होगा कि सोवियत प्रणाली की उपलब्धियां व सीमाएं बताइए। ये जो स्क्रीन पे पेज नंबर 18 पे, ये यहाँ से ये उपलब्धियों का हिस्सा कल आप लोग देख भी चुके हैं। उपलब्धियाँ यहाँ दूसरे भी ये महाशक्ति के रूप में उभरा, यहाँ से आप पॉइंट्स बना लेंगे, ये कल पढ़ाया जा चुका है। और जो सीमाएं हैं वो ये इस पैरा में दिया हुआ है। नौकरशाही पर शिकंजा कसता चला गया, सत्तावादी होती चली गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, एक दल का शासन था, और रूस का हर मामले में 15 गणराज्यों में प्रभुत्व था। उसके पश्चात ये पेज नंबर 19 पे ये पैरा में दिया हुआ है। हथियारों की होड़ से सोवियत संघ ने टक्कर दी, लेकिन इससे जो है उसको अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ गया, प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ गया नागरिकों की, और ये धीरे धीरे जो है जो नागरिकों की आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, उसे पूरा नहीं कर पाए। एक पॉइंट ये रह गया था 1979 में अफ़गानिस्तान पर भी सोवियत संघ ने जो हस्तक्षेप कर दिया, उससे उसकी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही डावाडोल थी वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। उत्पादकता और प्रौद्योगिकी पिछड़ती चली गई, लेकिन लोगों का जो पारिश्रमिक है वो बढ़ रहा था, उनकी डिमांड बढ़ रही थी। खाद्यान्न तक का आयात सोवियत संघ को करना पड़ रहा था, मतलब जो अपने खाने की ज़रूरत है वो भी उसे बाहर से मंगानी पड़ रही थी, और इसी सब कारणों से लास्ट में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई और विघटित हो गई। तो इसे बच्चों आप लोग पॉइंट वाइज लिख लेंगे, सिर्फ बिंदुवार ही याद कर लेंगे तो ये सफिशिएंट है। अब आई होप आप लोग को सोवियत प्रणाली उसका जो है समझ में आ गया होगा। इसे विस्तार से आज इसलिए फिर से समझाया गया क्योंकि ये जो बाकी परंपरागत शासन व्यवस्था है उसको जो हम लोग देखते आए हैं उससे ये थोड़ी सी अलग थी। कल हम लोग इसमें फिर आगे सोवियत संघ का विघटन के कारण और विघटनकारी जो घटनाएं थी उसको देखेंगे। थैंक यू।